आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा सौगात मोदी की। जी हां, इस बार ईद में तकरीबन 30 लाख मुसलमानों को ईदी देने की तैयारी है। सौगाते मोदी के नाम से किट तैयार की गई है ताकि जो मुल्क के गरीब मुसलमान हैं उनको ईदी दी जा सके। अब ये जो हुकूमत की तरफ से किया गया है, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। काम बहुत अच्छा है, ये जो पैगाम है वो भी बहुत अच्छा है कि कम से कम हुकूमत को ये एहसास तो हुआ कि मुल्क के मुसलमानों के साथ कुछ अच्छा किया जाए, वरना तो हर तरफ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, कहीं मुसलमान पाकिस्तानी है तो कहीं मुसलमान जिहादी है, तो न जाने क्या क्या गद्दार है, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब ये मोदी सरकार ने जो किया है और करने जा रही है, इसकी 27 तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन अभी भी लोगों को शक है। लोगों को शक यह है कि दरअसल खिलौने देके बहलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि मोदी इतना मेहरबान हो गए? मोदी जी पसमानदा की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है, जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल यह है कि अगर वाकई वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है 72, उन्हें क्यों लागू नहीं करते? उन तमाम सिफारिशात को लागू कर दी जाए जो डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने तैयार की थी, और यह कहा था कि मुसलमानों के लिए यह तमाम प्रोग्राम MSDP हो या और प्रोग्राम, उनको लागू किया जाना चाहिए ताकि उनकी हालत अच्छी हो सके, वो बेहतर हो सके। लेकिन देखने में यह आता है कि कई ऐसे मौके हैं जहां पर मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को न जाने क्यों बंद कर दिया गया, क्या छिड़ती, क्या नुकसान था, क्या नफरत थी, लेकिन उसे बंद किया गया। इसके अलावा तमाम जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही थी, उसे रोका गया। यही नहीं, बल्कि जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है, उसमें कम से कम इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे और उससे पहले नजमा हेपतुल्ला थी, लेकिन अब उन्हें भी हटा दिया गया। कोई एक भी मुस्लिम जो है वो मोदी कैबिनेट में वजीर नहीं है। आखिर क्यों? क्या क्या है ऐसा? और अब यह कहा जा रहा है कि सौगाते मोदी जो है, पिछले दिनों जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहाने खुसरो प्रोग्राम में गए, तो उससे एक अच्छा मैसेज गया। अच्छे कामों की सताइश करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, और वो गए, एक अच्छा पैगाम गया। लेकिन क्या इससे वाकई देश में जो नफरत का माहौल पनपाया जा रहा है, क्या वो कम हुआ? जो लोग जिस तरह से बाबर की औलाद बाबर को लाया गया, उसके बाद औरंगजेब को लाके खड़ा कर दिया गया। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे बादशाह जो है वो औरंगजेब नहीं है, हमारे हुक्मरान जो है बादशाह वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमसे जो भी सवाल है वो नरेंद्र मोदी जी से हमें करना है। हमें क्या लेना देना औरंगजेब से? औरंगजेब एक हुक्मरान था, एक बादशाह था, एक दौर का वो बादशाह था, वो चला गया, वो किस्से पारीना हो गया। लेकिन आज उसे लाकर खड़ा कर दिया गया और मुसलमानों को उसकी औलाद करार दिया जा रहा है। ये क्या तमाशा है? अब बात क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो एक बहुत बड़ा सवाल इस टाइम खड़ा हो रहा है, और वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, क्योंकि उसको लेकर के अभी आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हुआ था। उसमें अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट और समाजी कारकुनान ये सब उसमें शामिल हुए थे और वहां हजारों लोग जमा हुए थे। अब पटना में वैसा ही एक बड़ा प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हो रहा है, और इनकी कोशिश यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बनाया जाए कि कम से कम ये इस मामले में मोदी सरकार की हिमायत न करें। हालांकि जब कैबिनेट में ये मसौदा गया तो उसे मंजूरी दिलाने में नीतीश भी पेश रहे, नायडू भी पेश रहे। तो अब इसका नतीजा ये हुआ कि जब गुज़श्ता दिनों नीतीश कुमार की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, तो तमाम मिली ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो
जमीयत उलमाए हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो या जमीयत अहले हदीस हो, इन सब ने उसका बायकॉट किया और अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो सरकार में इस तरह के बिलों की हिमायत करें और हम आपके साथ खड़े रहें, ये मुमकिन नहीं है। अब कल जब पटना में एक बहुत बड़ी रैली हो रही तो जाहिर है कि प्रेशर चंद्रबाबू नायडू पर भी है, प्रेशर जो है वो नीतीश कुमार पे भी है और मोदी सरकार इन्हीं की बैसाखी पर चल रही है क्योंकि 272 हुकूमत के लिए चाहिए और इस बार मोदी जो है भाजपा 240 पर सिमट गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इसके साथ साथ बिहार में भी चुनाव आ रहा है, बिहार का असेंबली इंतखाबात जो है वो इतने आसान नहीं है। दबाव है नीतीश कुमार पर कि वो भाजपा का साथ छोड़ दें। अगर भाजपा का साथ छोड़ देंगे तो वही हर्ष होगा जो 2015 में हुआ था। 2015 में मोदी लहर के बावजूद बिहार असेंबली इंतखाबात में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था और वहां आप देखिए कि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने मिल करके सरकार बनाई थी। अब बाद में पलटी मार गए, अब वो पलटू राम और न जाने क्या क्या, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिचुएशन बता रहा हूं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है। तो ये माना जा रहा है कि मोदी जी जो सौगातें मोदी लेकर के आए हैं, ईदी देने की जो बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए एक माहौल बनाना चाहते हैं, वो ये कि मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। सरकार जाहिर है कि किसी की दुश्मन नहीं होती, पॉलिसी दुश्मन होती है। पॉलिसी क्या है, आप क्या चाहते क्या है? आप जब भी कांग्रेस या कोई कुछ करना चाहता है आप अपीजमेंट की बात करने लगते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट। भाई क्या मुस्लिम अपीजमेंट, कौन सा ऐसा अपीजमेंट हो गया? लेकिन आंध्रा पे आप चुप होते हैं जब 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है। हालांकि वो ओबीसी कोटे से है, ओबीसी रिजर्वेशन है, वो कोई मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, वो कोई मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल आप ही की तरफ से खड़े होते हैं। सवाल ये है कि तो फिर इसको क्या माना जाए? ये जो आप गिफ्ट देने जा रहे हैं, ये जो सौगात मोदी है, क्या ये भी मुस्लिम अपीजमेंट है? क्या आपको याद होगा कि जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तो मुसलमानों को 2-2 सिलेंडर देने की बात आई थी, मुफ्त 2 सिलेंडर। तो क्या उसी तरीके का ये भी लॉलीपॉप है? क्या ये है क्या? असल में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये सही है कि बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें मुसलमानों को भी मिला, जैसे घर मकान जो है मुसलमानों को दिए गए और दूसरी स्कीमें हैं मुसलमानों को भी दी गई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये तो जो राइज है, नया आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? और सबसे बड़ा मसला आप यूसीसी का मामला उठा देते हैं, बिला वजह उठा देते हैं, आप सीए के मामले में ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे मुसलमान डर जाता है, घबरा जाता है कि न जाने मुस्तकबिल में क्या होगा। फिर आप देखिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ले आए, अब इसमें जो उनके औकाफ हैं, भाई आप अमेंडमेंट कीजिए सुधार के लिए, लेकिन आप अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आप जो है वो औकाफ को लेने के लिए कर रहे हैं, यानी जहां जहां सरकारें काबिज हैं औकाफ पर। अब ये बार बार सवाल उठाया जाता है साहब कि ये बताइए कि आखिर स्कूल क्यों नहीं बने, कॉलेज क्यों नहीं बने, सब ने कब्जा कर रखा है, औकाफ जो है वो लैंड माफिया, इस तरह की बातें। मैं मानता हूं कि स्कूल कॉलेज नहीं बने, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए जो वाकिफ है, जिसने वक्फ किया, वो जिम्मेदार है? क्या इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है? नहीं, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है और वो इदारे जिम्मेदार है कि जिन्होंने वक्फ लैंड पर कब्जा कर रखा है। दरअसल जो जमीनें बची हुई हैं वो कौन सी जमीनें बची हैं कि जहां पे मस्जिदें हैं, जहां पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी हड़प लिए गए। दिल्ली में आप देख लीजिए, जहां पे खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, इमामबाड़े हैं, करबलाएं हैं, वो तो, और मदरसे भी कुछ हैं, तो वो तो महफूज हैं, मतलब वो बच गए इन्हीं की वजह से। वरना बाकी पे आप बताइए सब कब्जा कर लिया गया, तो कब्जा करने वाले कौन है? हाँ, कब्जा दिलाने में वक्फ बोर्ड का अहम रोल रहा है। तो वक्फ बोर्ड किसकी निगरानी में चलता था? सरकारों की। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा ने कराया, नहीं, कांग्रेस ने भी कराया है, कांग्रेस ने ये काम किया है, गलत काम किया है, यही नाराजगी है। लेकिन आप अच्छा काम कर दीजिए, आप जो है हम तो कह रहे हैं ग्रुप प्रबंधक कमेटी की तरह आप बना दीजिए, छोड़ दीजिए वक्फ बोर्ड को, हटा दीजिए वक्फ बोर्ड को, कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जमीन छीनने की बात मत करें, कोई ऐसा काम ना करें। अब आप वक्फ डीड मांग रहे हैं कि साहब आप 400 साल, भाई कैसे आदमी दे देगा, कहां से दे देगा?
नए नए निजाम बनते हैं और नए निजाम जो है वो नए दौर के एतबार से उसको लागू किया जाना। ये नहीं कि अब साहब आप जो है 400-500 साल पहले मांगेंगे। ये तमाम ऐसे इशूज हैं, इसीलिए शायद मुसलमानों को शक है कि आखिर ये सौगातें मोदी क्यों है। पहल बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशन है, वो भी लागू की जाएंगी। इस उम्मीद के साथ कि मोदी कैबिनेट में किसी मुस्लिम चेहरे को लाया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि मौलाना आजाद फाउंडेशन जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूद जिहाद और न जाने कौन कौन जिहाद के नारे लगाए जा रहे हैं देश में और मुसलमानों को पाकिस्तानी और गद्दार कहा जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। अगर ऐसा कर दिया जाए, देखिए अगर मोदी सरकार, भाजपा सरकार अगर मुसलमानों का अच्छा करती है तो मुसलमानों से कोई जन्मजात दुश्मनी नहीं है। यह शिकायत के साथ मुसलमान वोट नहीं करता, नहीं करता भी है। बहुत जगहों पे ऐसा है कि मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए किया। आप कह रहे हैं हमने ट्रिपल तलाक वो कर दी, ये कर दिया, भाई रोजगार कितना दिया वो आप बता दीजिए। हाँ, कोई स्कीम आप ऐसी बता दीजिए जो कॉमन ना हो, आपने खास तौर से पसमानदा मुसलमानों के लिए किया हो। अगर आप अच्छा कर, हम तो कह रहे हैं कुछ भी आप ना कीजिए, आप सिर्फ सिक्योरिटी की बात कीजिए कि आपको सुरक्षा मिलेगी, तो मुसलमानों से आपको कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे तमाम पार्टियां हैं, आप भी सियासी पार्टियां हैं, आपको लोग वोट करेंगे। कांग्रेस को गले लगा लें, अब जब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, जब आप मारपीट करेंगे, जब आप उन्हें सताएंगे, तो नापसंदीदगी के बावजूद लोग जो है कांग्रेस की तरफ दौड़ेंगे। उनको लगेगा कि चलो जो भी है कम से कम कुछ तो बेहतर है। तो आप कुछ बेहतर न रखें। आपने जो पहल की है, मुझे डर है कि कहीं बजरंग दल ना आवाज उठाए, मुझे डर है कहीं वीएचपी आरएसएस ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए। लेकिन मोदी जी का ये काम बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि इसके साथ साथ और भी इस तरह के इकदाम किए जाएं। मैं गारंटी लेता हूं, मैं खुद मुहिम चलाऊंगा मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, कि वो मुसलमान इनको वोट करें अगर इस तरह की पॉलिसी लेकर के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।